अच्छा, आज हम लोग जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई, इसे शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे पीओएस। आगे पूरा वीडियो में पीओएस यूज हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में सप्लाई पहले हम लोग देखेंगे कि सप्लाई कितने तरह का होता है। एक इंट्रास्टेट और एक इंटरस्टेट। पहले सप्लाई को जानेंगे, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट किसे कहते हैं। इंट्रास्टेट में हम दो वर्ड लिखेंगे, एक है लोकेशन ऑफ सप्लायर, इसे हम लोग मान लीजिए एलओएस कहते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर, और एक है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर मान लीजिए लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट में हो रहा है, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, एक ही स्टेट के अंदर सप्लायर का लोकेशन भी है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी है, तो इसे हम इंट्रास्टेट सप्लाई बोलेंगे। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई और एक स्टेट में है, ये स्टेट ए, ये स्टेट बी, तो इसे हम इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई पहले डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंट्रास्टेट सप्लाई में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना पड़ता है, या फिर यूटीजीएसटी भी हो सकता है, और इंटरस्टेट में आपको आईजीएसटी लगाना पड़ता है। तो ये एक ओवरव्यू था इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई का। जब आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट के अंदर है तो उसे हम इंट्रास्टेट बोलते हैं, और उस समय जीएसटी हम लोग सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं। और जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट है, इन दैट केस उसे हम इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं, और वहां पे हम लोग आईजीएसटी रेट लगाते हैं। तो ये सप्लाई का एक ओवरव्यू मैंने बताया। तो अब हम लोग को ये समझ में तो आ रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस मैंने पहले बता दिया। अब प्लेस ऑफ सप्लाई में हम लोग टोटल 4 ही सेक्शन पढ़ेंगे, एकदम 4 सेक्शन, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। कौन से एक्ट में है? आईजीएसटी एक्ट में। आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 10, 11, 12, 13 4 सेक्शन पढ़ लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 10 को लेकर। अच्छा, पहले यह भी बता देता 10, 11, 12, 13 में क्या क्या है। सेक्शन 10 क्या बताता है, ऐसे वर्बली में बता रहा हूं। सेक्शन 10 बताता है कि सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों इंडिया के अंदर है। सेक्शन 11 बताता है कि रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, जो रिसीव कर रहा है गुड्स, और या फिर जो सप्लाई कर रहा है, दोनों में कोई एक इंडिया के बाहर है। मतलब सेक्शन 10 और 11 ये ना गुड्स को लेकर डील करेगा।
और सेक्शन 12 और 13 ये सर्विस को लेकर डील करेगा। गुड्स में सेक्शन 10 बताता है कि इंडिया के अंदर दोनों हैं, रिसिपिएंट भी और सप्लायर भी, दोनों इंडिया के अंदर है। सेक्शन 11 बताता है एक कोई बाहर होगा, मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का केस आएगा। गुड्स के मामले में दोनों है, 10 और 11। सेक्शन 12 बताता है सर्विस, यहां पे भी वही रिसिपिएंट और सप्लायर दोनों एक ही कंट्री का है, मतलब इंडिया में है। और सेक्शन 13 बताता है कोई एक इंडिया के बाहर है। आया समझ में? तो गुड्स में विद इन इंडिया, एक इंडिया के बाहर, सर्विस में विद इन इंडिया, एक इंडिया के बाहर। बस इस 4 सेक्शन को सिंप्लीफाइड वे में हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम लोग सेक्शन 10 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 10 में सबसे पहले हम लोग जो सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 10(1)(a). देखिए हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर ज्यादा चिंतित है नहीं, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन आता है हम लोग को उसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जहां पे सेक्शन 10(1)(a) क्या बताता है? सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब जिस सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट होगा, डिलीवरी होगा कहीं और, उस सप्लाई के बारे में बता रहा है। तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई किसे हम लोग मानेंगे? जहां पे रिसिपिएंट को गुड्स का डिलीवरी दे दिया जा रहा है, मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट हो रहा है, डिलीवरी फाइनल हो गया, उस जगह को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। जैसे कि इसे लिख देते हैं पहले, द लोकेशन ऑफ गुड्स the location of goods at the time at which the movement of goods terminate for delivery to the recipient. The location of goods at the time at which the movement of goods terminate, goods का movement terminate हो रहा है for delivery to the recipient। इसे हम एग्जाम्पल के सहारे इसे क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। आइए एग्जाम्पल मैं कुछ जो डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, वो एग्जाम्पल का मैंने एक पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद ये एग्जाम्पल का सलूशन देखिए, बेटर होगा। शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ऑफ वेस्ट बंगाल सेल्स टीवी टू मिस्टर वाई ऑफ दिल्ली। पीडीएफ आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ही वीडियो को देखिए, अच्छा रहेगा। मिस्टर एक्स of West Bengal sells TV to Mr. Y of Delhi for delivery at Y's place of business in Delhi। तो X कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है।
वाई कहाँ का है? दिल्ली का है। और डिलीवरी कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली पे हो रहा है। तो टर्मिनेट कहाँ हो रहा है? मूवमेंट ऑफ गुड्स का टर्मिनेट कहाँ हो रहा है? बंगाल से गुड्स जाके कहाँ खत्म हो रहा है? दिल्ली में। तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया दिल्ली। ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 1। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2 में। मिस्टर एक्स ऑफ वेस्ट बंगाल रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ बिहार फॉर सप्लाई ऑफ टीवी। चलिए ठीक है, एक्स वेस्ट बंगाल का है और वाई बिहार का है। द प्राइस कोटेड बाय एक्स बीइंग इंक्लूसिव ऑफ फ्रेट। जो प्राइस कोट किया जाएगा उसमें फ्रेट चार्जेस भी इंक्लूड है। एक्स अरेंजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू बिहार। द डिलीवरी इज टेकन बाय वाई एट बिहार। मतलब डिलीवरी कहां पे हो रहा है? बिहार में। तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? बिहार, क्योंकि वहां जाके वो टर्मिनेट हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, थोड़ा सा चेंज। क्या चेंज है? सपोज y हैज अरेंज्ड, मतलब उसी एग्जाम्पल को कनेक्ट कर रहा है। यहां पे तो x ने डिलीवरी दिया, अब इस एग्जाम्पल में बता रहा है सपोज y हैज अरेंज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स व्हिच आर डिलीवर्ड टू इट बाय ट्रांसपोर्टर इन बिहार। तो y ने ही ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त किया और बिहार में ट्रांसपोर्टर ने उसे डिलीवरी दिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? बिहार होगा। तो यह था पहला 3 एग्जाम्पल और मेरा सेक्शन 10(1)(a) के बारे में बताना कंप्लीट भी हो गया। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन 10(1)(b) के बारे में बताएंगे। सेक्शन 10(1)(b) ये क्या होता है? इसे कहते हैं हम लोग बिल टू शिप मॉडल। बिल टू शिप मॉडल ये क्या होता है? मान लीजिए एक्स सप्लायर है, अच्छा एक्स बायर है, एक्स एक बायर है और वाई एक सप्लायर है। एक्स मान लीजिए वेस्ट बंगाल का है, वाई बिहार का है और जेड दिल्ली का है। एक्स क्या किया? वाई को बोला कि भाई आपसे हम गुड्स लेंगे, तो वाई ने एक्स को सप्लाई करने का वादा भी किया। अब क्या होता है? एक्स बताया कि वाई को कि भाई गुड्स आप मेरे को मत भेजिए, मतलब बिहार से माल वेस्ट बंगाल में नहीं जाएगा, क्योंकि जेड जो है वो एक्स का कस्टमर है, एक्सेस कस्टमर। एक्स बोला कि वाई को कि आप क्या करना, गुड्स सीधा आप जेड को भेज दो। मतलब क्या सिचुएशन हुआ? एक्स हुआ वाई का बायर और फिर एक्स हो गया जेड का सप्लायर। अगर इसको सिंपल वे से समझेंगे तो 2 ट्रांजैक्शन हो रहा है यहां पे, एक्स और वाई के अंदर और एक एक्स और जेड के अंदर। इसे हम कहते हैं बिल टू शिप मॉडल। अब इस मॉडल को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अच्छा यहाँ पे पहले प्लेस ऑफ बिजनेस बता देते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई पीओएस। ये सिचुएशन में पीओएस क्या होगा वो मैं बता देता हूं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ
of such third person. Such third person मतलब यहां पे x को माना जाएगा, ठीक है। चलिए इसका पहले एग्जाम्पल लेते हैं। X of Bihar, example number 1, X of Bihar asked Y of Rajasthan to deliver goods to his buyer Z of Jharkhand. मतलब X है बिहार का और Y है राजस्थान का, और जेड है झारखंड का। एक्स हो गया बायर, वाई हो गया सप्लायर, क्योंकि एक्स ऑफ बिहार आस्क वाई ऑफ राजस्थान टू डिलीवर गुड्स, ठीक है, गुड्स डिलीवर करना है, लेकिन कहां करना है? झारखंड में करना है, टू हिज बायर जेड ऑफ झारखंड, और जेड हो गया एक्सेस कस्टमर। तो यहां पे दो ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक एक्स और वाई के बीच में हो रहा है और एक एक्स और जेड के बीच में हो रहा है। तो चलिए पहले हम लोग बिल टू शिप मॉडल में जानने का कोशिश करते हैं। सेक्शन 10(1)(b) का जो ट्रांजैक्शन है उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? एक्स का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है मतलब बिहार, जो ओरिजिनल बायर है उसी का होगा, भले ही वो झारखंड में जाए गुड्स। लेकिन यहां पे जब ये हो गया एक्स वाई का ट्रांजैक्शन में, जब 10(1)(a) का बात करेंगे मतलब एक्स और जेड का बायर सेलर, इन दैट केस नॉर्मल 10(1)(a) क्या बताता है? जहां पे जाके गुड्स का डिलीवरी टर्मिनेट हो जाता है, यानी झारखंड। ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट को फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। एक्स बिहार का है, वाई राजस्थान का है। वाई एक्स को सप्लाई करेगा लेकिन एक्स बिहार में रिसीव नहीं करेगा गुड्स। उसने बताया आप झारखंड में दे दीजिए, तो गुड्स भले ही झारखंड में आ जाए, एक्स और वाई का जो ट्रांजैक्शन है उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई एक्स का माना जाएगा, मतलब बिहार का माना जाएगा। पहला काम। सेकेंड, एक्स और जेड के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड माना जाएगा, क्योंकि 10(1)(a) बताता है जहां पे गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है। तो चलिए ये एक एग्जांपल आ गया। अब एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल आप लोग देखिएगा प्रॉब्लम शीट में, एग्जांपल नंबर 2, सप्लायर का लोकेशन राजस्थान है। एक एक केस लेते हैं। केस 1, ये एग्जांपल नंबर 2। केस 1, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई पहले डिटरमाइन करेंगे। केस 1 बता रहा है कि सप्लायर का लोकेशन राजस्थान है, ठीक है। लोकेशन ऑफ बायर, इसे थर्ड पर्सन बोलेंगे, वो है राजस्थान, और रिसिपिएंट मतलब जेड, उसका लोकेशन है महाराष्ट्र। मतलब वाई एक से माल खरीद रहा है और जेड को भेजने बोल दे रहा है, तो बिल टू शिप मॉडल वाई रिसीव नहीं कर रहा है, जा रहा सीधा जेड के पास। तो थर्ड पर्सन का लोकेशन राजस्थान है, तो आप बिना कुछ सोचे यहां पे पीओएस राजस्थान लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद केस नंबर 2 में आते हैं। केस नंबर 2 बता रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई
क्या मानेंगे? राजस्थान सप्लायर का लोकेशन है, लेकिन बायर का लोकेशन कहाँ है? महाराष्ट्र। भले ही वो राजस्थान में डिलीवरी हो, महाराष्ट्र होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। केस नंबर 3, महाराष्ट्र थर्ड पर्सन का लोकेशन है, तो ये भी महाराष्ट्र ही होगा। और केस नंबर 4, गुजरात है सप्लायर, मतलब थर्ड पर्सन का लोकेशन, तो गुजरात लीजिए। ये हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई। ये सारा बिल टू शिप मॉडल में कवर हो रहा है, मतलब 10(1)(b) में, मतलब ये X और Y के बीच का ट्रांजैक्शन कवर हो गया। अब Y ने खरीदा, फिर Z को उसने बेचा है, तो YZ का हम लोग देखेंगे। ये एक पार्ट हो गया। Y और Z के मामले में क्या होगा, उसमें आप सीधा 10(1)(a) में जाइए। Z मतलब गुड्स कहां डिलीवरी हो रहा है वो ध्यान दीजिए। गुड्स का डिलीवरी हो रहा है महाराष्ट्र में, केस 1, तो महाराष्ट्र लिख दीजिए, क्योंकि Z का लोकेशन वही था। केस 2 में राजस्थान में लोकेशन है, तो राजस्थान लिख दीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई। केस 3 में महाराष्ट्र, जेट जहां पे रह रहा है और माल वहीं पे डिलीवरी हो रहा है। और केस 4 में वो भी महाराष्ट्र। तो ये Y और Z के बीच का ट्रांजैक्शन है, ये सेक्शन 10(1)(a) में कवर हो रहा है। तो फिर से मैं बता रहा हूं कि बिल टू शिप मॉडल में आपको देखना है बायर, ओरिजिनल बायर, उसका पोजीशन क्या है, उसका प्लेस क्या है, वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, भले ही वो किसी और के पास गुड्स जा रहा हो। और उसके बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन में आपको नॉर्मल 10(1) में आना है, गुड्स जहां जा रहा है वही होगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। अब चलेंगे हम लोग 10(1)(c) में। C बताता है सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स whether by the supplier or the recipient, whether by the supplier or the recipient। मतलब सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट है ही नहीं, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सच गुड्स at the time of delivery to the recipient, at the time of delivery to the recipient। चलिए इसका मतलब समझाते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल शीट से देखिए। एग्जाम्पल, एक्स ऑफ दिल्ली लीज दिस मशीन टू वाई ऑफ राजस्थान। दिल्ली का रहने वाला एक्स, उसने राजस्थान का वाई को एक मशीन लीज पे दिया।
मतलब वो मशीन फिर राजस्थान चला गया, वाई उसको यूज करेगा। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बीतने के बाद, वाई रिक्वेस्टेड एक्स टू सेल द मशीन टू हिम व्हिच इज एग्रीड बाय एक्स। 1 साल के बाद वाई ने बोला कि ठीक है मशीन मेरे को ही बेच दो। अभी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? एकदम सिंपल, आप बताइए मशीन उस समय कहां था जिस समय वाई ने बताया कि मेरे को बेच दो और एक्स ने एग्री कर लिया। मशीन वाई के पास ही था क्योंकि वाई लीज ले रखा था। तो उस समय मशीन कहां था? राजस्थान में था। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? राजस्थान होगा। देखिए मैंने क्या लिखा, लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। ट्रांजैक्शन अभी हो रहा है तो अभी गुड्स कहां पे है? राजस्थान में, तो राजस्थान ही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब चलेंगे हम लोग 10(1)(d) में। (10)(1)(d) बताता है गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। गुड्स आर assembled or installed at site। यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? साइट ऑफ इंस्टॉलेशन। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सप्लायर एंड दिस लोकेशन दिया हुआ है एक्स राजस्थान का, रिसिपिएंट एंड दिस लोकेशन वाई राजस्थान का। केस 1 बता रहे हैं, अलग अलग केस है तो केस 1 बता दे रहे हैं। केस 1 तो सप्लायर का लोकेशन राजस्थान, रिसिपिएंट का लोकेशन राजस्थान, प्लेस ऑफ असेंबली वेस्ट बंगाल। आपको जब असेंबल या इंस्टॉलेशन के बारे में जानना है, दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं देखना है कहां का सप्लायर, कहां का रिसिपिएंट, बिल्कुल मत देखिए। आप देखिए असेंबल कहां पे हो रहा है। फर्स्ट केस में असेंबल कहां हो रहा है? वेस्ट बंगाल में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया वेस्ट बंगाल। सेकंड चीज, सेकंड का देखिए प्लेस ऑफ असेंबली कहां है? गुजरात, तो पीओएस गुजरात का हो जाएगा। थर्ड केस, प्लेस ऑफ सप्लाई असेंबली कहां हो रहा है? बिहार में, तो बिहार ले लीजिए। और चौथा, असेंबल कहां हो रहा है? राजस्थान, तो राजस्थान ले लीजिए। एकदम सिंपल। अब चलिए हम लोग 10(1)(e) में चलते हैं। 10(1)(e) में where goods are supplied, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। where goods are supplied on board a conveyance, on supplied on board a conveyance including a vessel and aircraft a train or a motor vehicle। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, ट्रेन हो, वेसल हो, एयरक्राफ्ट हो, मोटर व्हीकल हो, सब तो मूवेबल है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट फटाफट वो निकल जा रहा है। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, उसका ट्रेन के अंदर कुछ सप्लाई हो रहा है, वेसल के अंदर कुछ सप्लाई हो रहा है,
बायर सेलर तो रहता ही है। इन दैट केस आप किसको पकड़िएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आप कहां का लीजिएगा, क्योंकि वो तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा ही रहा है, स्टेट पे स्टेट चेंज होता जा रहा है। आप प्लेस ऑफ सप्लाई उस समय क्या कीजिएगा, किसको लीजिएगा, आइए समझते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन एट व्हिच such goods are taken on board मतलब जहां से आपने उस गुड्स को चढ़ाया था, मान लीजिए हावड़ा से गाड़ी छूटा दिल्ली की ओर, बीच में बनारस आएगा, सेलर ने क्या किया, हावड़ा से ही माल लेके उठ गया, अब वो कहीं पे भी सप्लाई करे, लोकेशन एट व्हिच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई हावड़ा माना जाएगा। ठीक है, अब हावड़ा से वो माल उठाया नहीं था, वो बनारस में माल उठाया और उसके बाद बेचना चालू किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनारस हो जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश। चलिए इसके ऊपर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एक्स ऑफ दिल्ली बोर्ड्स द दिल्ली जयपुर ट्रेन एट दिल्ली। चलिए दिल्ली में वो चढ़ा, ड्यूरिंग द जर्नी ही सेल्स द गुड्स एट कोटा व्हिच वर टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम एट दिल्ली। उसने दिल्ली जयपुर गाड़ी में चढ़ा था, दिल्ली में ही उसने माल ले लिया था, माल को बेचा कोटा में, आपको बेचने का देखना नहीं है, माल कहां लेके चला था, दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका दिल्ली हो जाएगा, झमेला ही खत्म। सेकंड क्वेश्चन, एक्स इज ट्रैवलिंग फॉर कोलकाता टू कानपुर, कानपुर यूपी में है, बाय ट्रेन। द ट्रेन starts from Kolkata and stops at 3 stations before reaching Kanpur. कानपुर में पहुंचने से पहले 3 जगह रुकी गाड़ी। The goods are loaded into the train at अलीगढ़, यूपी। अलीगढ़ में गुड्स लोड किया गया, तो गाड़ी शुरू हुआ था, गाड़ी चलना चालू हुआ था कोलकाता से, लेकिन माल लोड हुआ अलीगढ़ में, यूपी। X buys goods on board the train, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अलीगढ़ मतलब यूपी। तो ये सेक्शन 10 के बारे में मैंने कंप्लीट कर दिया। अब थोड़ा सा शांति से समझते हैं। 10(1)(a) क्या बताता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का मूवमेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे गुड्स का मूवमेंट जाके टर्मिनेट हो जाएगा और डिलीवरी हो जा रहा है, वही होगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(b) बिल टू शिप मॉडल। बिल टू शिप मॉडल में क्या होता है, 3 इंसान आ जाता है उसमें, एक्स वाई जेड। एक्स ने वाई को बताया कि आप मेरे को माल मत भेजना, आप जेड को डायरेक्ट माल भेज देते हो, तो एक्स जहां का है प्लेस ऑफ सप्लाई वही का माना जाएगा, इसे 10(1)(b) में लाया जाता है। और सेकेंड एक ट्रांजैक्शन जब हो रहा है वो एक्स और जेड के अंदर हो रहा है, इन दैट केस 10(1)(a) में जाइए और जेड का प्लेस को आप प्लेस ऑफ सप्लाई मानिए। 10(1)(c), 10(1)(c) में जहां पे गुड्स का मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इन दैट केस जिस समय सेल हो रहा है उस समय गुड्स कहां पे है, दैट इज इट्स प्लेस, दैट इज इट्स प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था कि वो राजस्थान में पहले लीज पे लेके चला गया मशीन को, अब 1 साल बाद बता रहा है कि आप मेरे को माल बेच दो, तो उस समय, और वो एग्री भी हो गया, तो उस समय गुड्स कहां पे है, राजस्थान में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान को पकड़ लीजिए। उसके बाद साइट इंस्टॉलेशन या असेंबल, उस समय प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, सबसे इजी, असेंबली कहां हो रहा है, इंस्टॉल कहां हो रहा है, बस वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है, 10(1)(d).
10(1)(e) ये क्या बता रहा है? इंटरेस्टिंग। ये है जब कोई ट्रेन में, एयरक्राफ्ट में कोई माल बेचा जा रहा अंदर में, उस समय क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? जहां पे माल लेके चढ़ा गया था उसी जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 10 के बारे में मैंने बताया। अब सेक्शन 11 के बारे में मैं बताऊंगा। मैंने शुरू में बता दिया था कि 10 जो है दोनों इंडिया के हैं, रिसिपिएंट और सप्लायर। अब मैं सेक्शन 11 में क्या बताया था कि एक बाहर का हो जाएगा। सेक्शन 11 में आप दो ही चीज जानिएगा। सेक्शन 11A गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? और एक 11B गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। जब इंपोर्ट हो रहा है तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर ये प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है, इंपोर्टर का लोकेशन। और जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया। चलिए इसके ऊपर भी एक एग्जांपल है। एग्जांपल 1, X of Rajasthan imported certain goods from Y of USA. The goods were imported through vessel and delivery of goods were taken at Mumbai port. Place of supply क्या होगा? मुंबई पोर्ट में आने दीजिए, आपको देखना नहीं है। आपको देखना है प्लेस ऑफ गुड्स क्या हो रहा है? इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट कौन बोलता है? सेक्शन 11A क्या बता रहा है? अगर इंपोर्ट होता तो इंपोर्टर का लोकेशन को देखो। इंपोर्टर का लोकेशन क्या है? एक्स कहां का था? राजस्थान का। तो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान। तो सेक्शन 10 और 11 मैंने कवर कर दिया। ये हो गया